बेटा हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर्स अकाउंट में। लिक्विडेटर्स अकाउंट में ये हम लोग जो अभी करने वाले हैं ये तब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टिपिकल टॉपिक है। इसमें एक एक शब्द की वजह से सारा आंसर चेंज हो जाता है, तो ध्यान देना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने कोई ना कोई एसेट फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रखा होता है एज अ सिक्योरिटी, एज अ मॉर्गेज। हमने गिरवी रखा होता है किसी लोन के सामने, मतलब हमने बैंक से लोन लिया था, हम लोगों ने बैंक से लोन लिया था, उसके सामने हमने इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रखा था। अब इस चैप्टर में हम कौन है? इस चैप्टर में हम लिक्विडेटर हैं। तो इस एडजस्टमेंट के 4 अलग अलग पार्ट्स आते हैं। तो मैंने केस ए, केस बी, केस सी, केस डी करके लिखा हुआ है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आज मैं आपको केस ए और बी समझा दूं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब ये केस ए है कि जो हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है उसके सामने इन्वेस्टमेंट्स को हमने गिरवी रखा था। तो ये पहली बात ये होती है कि इन्वेस्टमेंट्स को बेचा किसने। कभी कभी ये इन्वेस्टमेंट्स बैंक वाले बेचेंगे जिनसे हमने लोन लिया है, और कभी कभी ये इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेटर खुद बेचेगा। तो इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय बैंक तो आंसर पूरा अलग होता है। इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय लिक्विडेटर तो आंसर पूरा अलग होता है। तो वो हमारा केस ए और बी होगा। फिर एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ बैंक लोन, या सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ बैंक लोन। इस तरीके से इन चारों बातों को मिक्स करेंगे तो केस ए बी सी डी बन जाएगा। ऑब्वियसली केस ए बहुत इजी लेवल होगा, फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा, लेवल में हार्ड करते जाऊंगा। और अगर आपने गलती की तो आपका सारा बैलेंसिंग गलत हो जाएगा, सारे अमाउंट्स गलत हो जाएंगे, तो ध्यान से करना। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से ये ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन की अमाउंट दी हुई है 1 लाख, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स। एसेट साइड पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स, ऑब्वियसली एसेट साइड पे जो इन्वेस्टमेंट दिया है 1,20,000, ये इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है। फिर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड बाय द बैंक। अब ये क्लियरली एग्जाम में देखना अच्छी तरह, द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड बाय द बैंक, इन्वेस्टमेंट्स किसने बेची उस बात का ध्यान रखना। द इन्वेस्टमेंट्स was sold, यहाँ पर sold, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। The investments were sold for rupees 1,10,000 by the bank, and the surplus was returned to the liquidator. And the surplus was returned to the liquidator. Second adjustment में लिखा हुआ है liquidator is to be given 2% remuneration on assets realized. ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2-3 बातें मैं आपको समझाऊं। ये इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू है, ये इन्वेस्टमेंट्स की ओल्ड वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू। अब इस पूरे आंसर में ये जो इन्वेस्टमेंट्स की ओल्ड वैल्यू है 1,20,000, वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में ये बुक वैल्यू हमारे काम का नहीं है। ये 1,20,000 कहीं पे भी काम नहीं आएगा, बुक वैल्यू कहीं पे भी काम नहीं आएगा, ओके। इन्वेस्टमेंट्स का ये जो सेलिंग प्राइस है, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000, ये हमारे काम का है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट किसने बेची? बैंक वालों ने। तो बैंक वाले क्या करेंगे, मैं आंसर दिखाने से पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमसे पूछे बिना खुद ही बेच देंगे, अपने आप बेच देंगे 1,10,000 में। फिर बैंक वाले इस 1,10,000 में से अपना बैंक लोन का 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। तो बैंक वालों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेच दी 1,10,000 में, बैंक वालों ने अपना 1 लाख रुपीज उसी में से माइनस कर दिया। बाकी बैंक वाले हमको सिर्फ 10,000 रुपीज देंगे, हम मतलब लिक्विडेटर, ये वही लिखा हुआ है, द सरप्लस वाज रिटर्न टू द लिक्विडेटर। तो बैंक वाले हमको सिर्फ कितना देंगे? 10,000। अब हमारा आंसर, हम मतलब कौन? लिक्विडेटर। यहां से लेकर हमारा आंसर स्टार्ट होता है। ये हमारी स्टेटमेंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब इसमें रिसिप्ट अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज, सारा स्टेटमेंट नहीं बनाया, जो जो काम की चीजें वही मैंने लिखी है। यहाँ पे सबसे पहले डेबिट साइड पे आता है, रिसिप्ट साइड पे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ओके। अब काम की चीजें देखना, ये सब काम की चीजें। एसेट्स रियलाइज्ड में हम लोग एसेट्स रियलाइज में डायरेक्टली 10,000 ही लिखेंगे, इसको बोलते हैं सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स।
मतलब बैंक वालों ने हमारी इन्वेस्टमेंट 1,10,000 में बेच दी, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमारे काम की कौन सी अमाउंट है, हमारे काम की एक 1,10,000 अमाउंट काम किया और एक ये 1 लाख हमारे काम का है, बस और कुछ भी हमारे काम का नहीं है। तो ये बैंक वालों ने 1,10,000 में से, बैंक वालों ने इस 1,10,000 में से अपना 1 लाख रुपीज माइनस कर दिया, बाकी 10,000 हमको मतलब लिक्विडेटर को दे दिया। उस 10,000 को बोलते हैं सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हम रिसिप्ट साइड पे सिर्फ 10,000 लिखेंगे, इस 10,000 को बोलते हैं सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस जितना बैंक लोन था। तो 1,10,000 में से 1,10,000 में से हम लोग 1 लाख माइनस कर देंगे, बाकी बैंक वाले हमको 10,000 रुपीज पे कर देंगे, बाकी बैंक वाले हमको 10,000 रुपीज सरप्लस पे कर देंगे। अब जो सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि लिक्विडेटर को 2% रेम्यूनरेशन मिलेगा ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, तो ये पेमेंट साइड पे आता है स्टेप 2 में। ये 2% जो है ये पेमेंट साइड पे आता है स्टेप 2 में, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन में, लिक्विडेटर एक्सपेंस एंड कमीशन में। तो लिक्विडेटर को जो 2% कमीशन मिलेगा वो सिर्फ 10,000 पे मिलेगा, 10,000 का 2%, क्योंकि लिक्विडेटर ने थोड़ी इन्वेस्टमेंट बेची है। तो लिक्विडेटर को सिर्फ जो सरप्लस है, सिर्फ जो डिफरेंस है 10,000, उसी का 2% मिलेगा। तो 2% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड में जो ये 10,000 है उसका 2%। अब 10,000 का 2% होता है 200। ये हमारा केस ए सॉल्व हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो केस ए में कि केस ए में रिसिप्ट साइड पे सिर्फ नेट इफेक्ट आएगा 10,000, क्योंकि बैंक वालों ने हमारी इन्वेस्टमेंट खुद ही बेच दी। तो बैंक वालों ने 1,10,000 में इन्वेस्टमेंट बेची, उसने 1 लाख खुद का माइनस कर दिया, बाकी सिर्फ 10,000 ही हमको दिया। फिर कमीशन भी 2% 10,000 पे ही निकालेंगे। ये हमारा केस ए था। अब केस बी, ये मैंने पहले भी बता दिया, जो इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू थी ओल्ड बैलेंस शीट में 1,20,000, वो कहीं पे भी काम नहीं आएगी, ये मैंने पहले भी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट केस बी सॉल्व करते हैं। तो केस बी में क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा, आंसर कैसा होगा, सब कुछ सेम होगा। सारा क्वेश्चन टॉपिक वही है, टॉपिक वही है कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स के सामने बैंक लोन लिया है, अमाउंट्स भी सारी वही हैं, सब कुछ मैंने सेम लिखा है, सब सेम है। बस फर्क ये है कि इस एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लिक्विडेटर ने सेल की है, इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेटर ने सेल की है। इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय लिक्विडेटर, if the investments are sold by a liquidator and the selling price of investments is more than the amount of bank loan, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूरा वही है, ये ओल्ड बैलेंस शीट, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये ओल्ड बैलेंस शीट, बैंक लोन 1 लाख, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू 1,20,000, बैंक लोन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ सेम है, एडजस्टमेंट्स सारी सेम है। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹1,10,000 बाय द लिक्विडेटर, और ये लाइन क्वेश्चन में नहीं आएगी, सरप्लस वाज रिटर्न्ड, वो इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेची है लिक्विडेटर ने। इन्वेस्टमेंट किसने बेची है? लिक्विडेटर ने। अब क्वेश्चन सही है, ये केस बी का क्वेश्चन अभी सही है। द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹1,10,000 बाय द लिक्विडेटर, द लिक्विडेटर इज टू बी गिवन 2% रेम्यूनरेशन ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। अब इसका आंसर कैसे होगा? इस एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लिक्विडेटर ने बेची है, कितने में बेची है? 1,10,000 में। मैं फिर से बोलूंगा, ये जो 1,20,000 है इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू कभी भी काम नहीं आएगी। हमारे काम का एक ये है 1,10,000 इन्वेस्टमेंट्स की सेलिंग प्राइस, एक ये है 1 लाख जो बैंक लोन है। इस एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लिक्विडेटर ने बेची है, तो अगर लिक्विडेटर ने बेची है तो रिसिप्ट साइड पे पैसा भी आएगा, 1,10,000 आएगा भी, और पेमेंट साइड पे 1 लाख जाएगा भी। अगर लिक्विडेटर ने इन्वेस्टमेंट बेची है, अभी आंसर देखना, ये हमारा मेन आंसर, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। अब देखो क्या फर्क है इस वाले आंसर में, क्योंकि लिक्विडेटर ने इन्वेस्टमेंट बेची है तो लिक्विडेटर लिखेगा कि 1,10,000
realized from assets to assets realized, investments की selling price 1,10,000, तो लिक्विडेटर ऐसा लिखेगा कि 1,10,000 आया, उसमें से 1 लाख बैंक लोन वालों को पे किया अंडर स्टेप 1। स्टेप 1 का नाम होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का यही मतलब होता है कि जो भी ऐसे लोन्स हैं जिनके सामने हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, तो 1,10,000 आया, उसमें से 1 लाख रुपीस गया, तो लिक्विडेटर लिखेगा 1,10,000 रिसीव भी हुआ और 1 लाख पे भी हुआ। ठीक है। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, डायरेक्टली डेबिट साइड पे 10,000 था। केस ए में ये 1,10,000 भी नहीं था, ये 1 लाख भी नहीं था। केस ए में डायरेक्टली हमको 10,000 ही मिला था, मतलब आप बोल सकते हो केस ए में डायरेक्टली नेट इफेक्ट था। और केस बी में आपको ऐसे ही लिखना है, केस बी में 1,10,000 आएगा भी और 1 लाख रुपीस जाएगा भी, ये केस बी है। तो 1,10,000 पहले आया, फिर 1 लाख रुपीस गया। अच्छा, लिक्विडेटर को जो 2% रेम्यूनरेशन मिलेगी ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, वो 1,10,000 पे ही मिलेगी। 1,10,000 पे 2%, तो ये होता है 2,200 रुपए, 2,200। केस ए में यहाँ पे 200 रुपए था, केस ए में यहाँ पे 200 था, केस बी में यहाँ पे 2,200 है। केस ए में हमने 10,000 पे 2% निकाला था और केस बी में 1,10,000 पे 2%, फर्क है। ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन गलत कर दी तो आगे सारी बैलेंसिंग गलत हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो 1,10,000 पे 2%, ये लिखा हुआ है मैंने कैलकुलेशन भी, 1,10,000 पे 2% 2,200। ठीक है। तो केस ए में मैं आंसर दिखाऊं, ये केस ए का आंसर है। इसमें डायरेक्टली नेट इफेक्ट 10,000, क्योंकि बैंक वालों ने हमारी इन्वेस्टमेंट बेची है। ये केस बी, ये केस बी है, इसमें लिक्विडेटर ने इन्वेस्टमेंट बेची है, तो 1,10,000 आएगा भी और 1 लाख जाएगा भी। ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे वही बात लिखी हुई है कि बुक वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की वो कहीं पे भी काम नहीं आएगी। ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ केस ए और बी, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ फिर से केस बी, तो आपको क्वेश्चन आंसर सब जगह पे दिखे कि कौन सा केस है। ये केस बी का आंसर है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस ए, ये केस ए का आंसर है। ठीक है। अब अच्छी तरह से लिखना, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। अभी केस सी और डी बाकी है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छी तरह, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना। ठीक है, इतना लिखो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में केस सी और डी भी बता दो, इतना लिखो अच्छी तरह। ये मेरा नंबर है, कभी भी कोई भी चैप्टर सीखना हो ये नंबर पे SMS या कॉल करना, लिखते रहो।